तो नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई और अद्भुत कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 भाग 4 का पहला बयान लेकर के। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं पहला बयान। अब हम अपने किस्से को फिर उसी जगह से शुरू करते हैं जब रोहतासगढ़ किले के अंदर लाली को साथ लेकर किशोरी सेंधगी राय उस अजायब घर में घुसी जिसका ताला हमेशा बंद रहता था और दरवाजे पर बराबर पड़ा रहता था। हम पहले लिखाए हैं कि जब लाली और किशोरी उस मकान के अंदर घुसी उसी समय कई आदमी उस छत पर चढ़ गए और धरो पकड़ो न जाने पावे की आवाज़ लगाने लगे। लाली और किशोरी ने भी ये आवाज़ सुनी। किशोरी तो डरी, मगर लाली ने उसी समय उसे धीरज दिया और कहा, तुम डरो मत, ये लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। लाली और किशोरी छत की राय जब नीचे उतरी तो एक छोटी सी कोठरी में पहुंची जो बिल्कुल खाली थी। उसके 3 तरफ दीवार में 3 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा तो वो सदर का था जिसके आगे बाहर की तरफ पहरा पड़ा करता था। दूसरा दरवाज़ा खुला हुआ था और मालूम होता था कि किसी दालान या कमरे में जाने का रास्ता है। लाली ने जल्दी में केवल इतना ही कहा कि ताली लेने के लिए इसी राह से एक मकान में मैं गई थी और तीसरी तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसका ताला किवाड़ के पल्ले ही में जड़ा हुआ था। लाली ने वही ताली जो इस अजायब घर में से लेकर के गई थी लगाकर उस दरवाजे को खोला। दोनों उसके अंदर घुसी। लाली ने फिर उस ताली से मजबूत दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर लिया। ताला इस ढंग से जड़ा हुआ था कि वही ताली बाहर और भीतर दोनों तरफ लग सकती थी। लाली ने यह काम बड़ी फुर्ती से किया, यहाँ तक कि उसके अंदर चले जाने के बाद तब टूटी हुई छत की राह वे लोग जो लाली और किशोरी को पकड़ने के लिए आ रहे थे नीचे इस कोठरी में उतर सकें। भीतर से ताला बंद करके लाली ने कहा, अब हम लोग निश्चिंत हुए। डर केवल इतना ही है कि किसी दूसरी राह से कोई आकर हम लोगों को तंग न करे। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ और जो कुछ मैंने सुना है उससे तो विश्वास है कि इस अजायब घर में आने के लिए और कोई राह नहीं है। लाली और किशोरी अब एक ऐसे घर में पहुंची जिसकी छत बहुत ही नीची थी, यहाँ तक कि हाथ उठाने से छत छूने में आती थी। यह घर बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने अपनी गठरी खोली और सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई। मालूम हुआ कि यह एक कोठरी है जिसकी चारों तरफ की दीवारें पत्थर की बनी हुई तथा बहुत ही चिकनी और मजबूत है। लाली खोजने लगी कि इस मकान से किसी दूसरे मकान में जाने के लिए रास्ता या दरवाज़ा है या नहीं। ज़मीन में एक दरवाज़ा बना हुआ दिखा जिसे लाली ने खोला और हाथ में मोमबत्ती लिए नीचे उतरी। लगभग 20-25 सीढ़ियाँ उतरकर दोनों एक सुरंग में पहुँची जो बहुत दूर तक चली गई थी। ये दोनों लगभग 300 कदम के गई होंगी कि ये आवाज़ दोनों के कानों में पहुँची, हाय एक ही दफ़े मार डाल, क्यों दुख देता है। यह आवाज़ सुनकर किशोरी कांप गई और उसने रुककर लाली से पूछा, बहन ये आवाज़ कैसी है? आवाज़ बारीक है और किसी औरत की मालूम होती है। लाली, मुझे मालूम नहीं ये आवाज़ कैसी है और न इसके बारे में बूढ़ी माजी ने मुझे कुछ कहा था। मुझे इसके बारे में बूढ़ी माजी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। किशोरी, मालूम पड़ता है किसी औरत को कोई दुख दे रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह हम लोगों को भी सतावे। हम दोनों का हाथ खाली है, एक छुरा तक पास में नहीं। लाली, मैं अपने साथ 2 छुरे लाई हूँ, एक अपने वास्ते और एक तेरे वास्ते। कमर से एक छुरा निकालकर और किशोरी के हाथ में देकर, ले एक तू रख। मुझे खूब याद है एक दफ़े तूने कहा था कि मैं यहाँ रहने की बनिस्बत मौत पसंद करूँगी। फिर क्यों डरती है? देख मैं तेरे साथ जान देने को तैयार हूँ। किशोरी, बेशक मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहती हूँ। चलो बढ़ो, अब कोई हर्ज नहीं, छुरा हाथ में है और ईश्वर मालिक है। दोनों फिर आगे बढ़ी। 20-25 कदम और जाकर सुरंग खत्म हुई और दोनों एक दालान में पहुंची। यहाँ एक चिराग जल रहा था, कम से कम सेर भर तेल उसमें होगा। रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और यहाँ की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। इस दालान के बीचों बीच एक खंभा था और उसके साथ एक हसीन नौजवान और खूबसूरत औरत जिसकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा न होगी बंधी हुई थी। उसके पास ही छोटी सी पत्थर की चौकी पर साफ और हल्की पोशाक पहने एक बुढ़ा बैठा हुआ छुरे से कोई चीज़ काट रहा था।
उसका मुँह उसी तरफ था जिधर लाली और किशोरी खड़ी वहाँ की कैफियत देख रही थी। उस बूढ़े के सामने भी एक चिराग जल रहा था जिससे उसकी सूरत साफ साफ मालूम होती थी। उस बुढ़े की उम्र लगभग 70 वर्ष के होगी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी नाभि तक पहुँचती थी और दाढ़ी तथा मूँछों ने उसके चेहरे का ज़्यादा भाग छिपा रखा था। उस दालान की ऐसी अवस्था देखकर किशोरी और लाली दोनों हिचकी और उन्होंने चाहा कि पीछे की तरफ मुड़ चलें, मगर पीछे फिरकर कहाँ जाएं, इस विचार ने उनके पैर उसी जगह जमा दिए। उन दोनों के पैर की आहट इस बुढ़े ने भी पाई। सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और कहा, वाह वाह, लाली और किशोरी भी आ गई। आओ आओ, मैं बहुत देर से राह देख रहा था। तो साथियों, यहाँ पर भाग 4 का पहला बयान समाप्त होता है और अब देखेंगे इसके दूसरे बयान में कि आगे और क्या क्या बातें यहाँ पर होती है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा बयान। कंचन सिंह के मारे जाने और कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब हो जाने से लश्कर में बड़ी हलचल मच गई। पता लगाने के लिए चारों तरफ जासूस भेजे गए। अय्यार लोग भी इधर उधर फैल गए और फसाद मिटाने के लिए दिलो जान से कोशिश करने लगे। राजा बीरेंद्र सिंह से इजाज़त लेकर तेज सिंह भी रवाना हुए और भेष बदलकर रोहतासगढ़ किले के अंदर चले गए। किले के सदर दरवाजे पर पहरे का पूरा इंतजाम था, मगर तेज सिंह की फकीरी सूरत पर किसी ने शक न किया। साधु की सूरत बने हुए तेज सिंह 7 दिन तक रोहतासगढ़ किले के अंदर घूमते रहे। इस बीच में उन्होंने हर एक मोहल्ला, बाजार, गली, रास्ता, देवल, धर्मशाला इत्यादि को अच्छी तरह देख और समझ लिया। कई बार दरबार में भी जाकर राजा दिग्विजय सिंह और उनके दीवान तथा अय्यारों की चाल और बातचीत के ढंग पर ध्यान दिया और यह भी मालूम किया कि राजा दिग्विजय सिंह किस किस को चाहता है, किस किस की खातिर करता है और किस किस को अपना विश्वास पात्र समझता है। इन 7 दिन के बीच में तेज सिंह को कई बार चौबदार और औरत बनने की भी ज़रूरत पड़ी और अच्छे अच्छे घरों में घुसकर वहाँ की कैफियत और हालत को भी देख सुनाए। एक दफ़े तेज सिंह उस शिवालय में भी गए जिसमें भैरव सिंह और बद्रीनाथ ने अय्यारी की थी, या जहाँ से कुंवर कल्याण सिंह को पकड़ ले गए थे। तेज सिंह ने उस शिवालय में रहने वालों तथा पुजारियों की अजब हालत देखी। जब से कुंवर कल्याण सिंह गिरफ्तार हुए थे, तब से उन लोगों के दिल में ऐसा डर समा गया था कि वे बात बात में चौंकते और डरते थे। रात में एक पत्ती के खड़कने से भी किसी अय्यार के आने का गुमान होता था। साधु ब्राह्मणों की सूरत से उन्हें घृणा हो गई थी। किसी सन्यासी ब्राह्मण साधु को देखा और चट बोल उठे कि अय्यार है। किसी मजदूर को भी अगर मंदिर के आगे खड़ा पाते तो चट उसे अय्यार समझ लेते और जब तक गर्दन में हाथ दे हाथे के बाहर न कर देते चैन न लेते। इत्तेफाक से आज तेज सिंह भी साधु की सूरत बने शिवालय में जा डटे। पुजारियों ने देखते ही गुल करना शुरू कर दिया कि अय्यार है, धरो पकड़ो, जाने न पाए। बेचारे तेज सिंह घबरा गए और ताज्जुब करने लगे कि इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हम अय्यार हैं, क्योंकि तेज सिंह को इस बात का गुमान भी न था कि यहाँ के रहने वाले कुत्ते बिल्ली को भी अय्यार समझते हैं। मगर यकायक वहाँ से भाग निकलना भी मुनासिब न समझकर रुके और बोले, तेज, तुम कैसे जानते हो कि हम अय्यार हैं? एक पुजारी, अजी हम खूब जानते हैं कि सिवाय अय्यार के कोई दूसरा हमारे सामने आ नहीं सकता है। अजी तुम ही लोग तो हमारे कुंवर साहब को पकड़ ले गए हो, या कोई दूसरा? बस बस यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कान पकड़ के खा जाएंगे। बस बस यहाँ से चले जाओ इत्यादि सुनते ही तेज सिंह समझ गए कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। अगर हमारे अय्यार होने का इन्हें विश्वास होता तो ये लोग चले जाओ कभी न कहते, बल्कि हमें गिरफ्तार करने का उद्योग करते। बस इन्हें भैरव सिंह और बद्रीनाथ डरा गए और कुछ नहीं। तेज सिंह खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में एक लंगड़ा भिकमंगा हाथ में ठीकरा लिए लाठी टेकता वहाँ आ पहुँचा और पुजारी की जय जयकार करने लगा। सूरत देखते ही पुजारी चिल्ला उठा और बोला, लो देखो, एक दूसरा अय्यार भी आ पहुँचा। अब की शैतान लंगड़ा बनकर आया है, जानता नहीं कि हम लोग बिना पहचाने नहीं रहेंगे। भाग, नहीं तो सिर तोड़ डालूंगा। अब तेज सिंह को पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग सिरडी हो गए हैं, जिसे देखते हैं उसे ही अय्यार समझ लेते हैं। तेज सिंह वहाँ से लौटे और सोचते हुए खिड़की की राह दीवार के पार हो जंगल में चले गए। अब यहाँ के अय्यारों से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वे कैसे हैं
और अय्यारी के फन में कितने तेज हैं। इस किले के अंदर गांजा पिलाने वालों की कई दुकानें थी, जिनको यानी ये गांजा पिलाने वाले जो लोग थे, इनको यहाँ वाले लोग अड्डा कहा करते थे। चिराग जलने के बाद ही ये गंजेड़ी लोग वहाँ जमा होते, जिन्हें अड्डे का मालिक गांजा बनाकर पिलाता और उनसे एवज में पैसे वसूल करता। वहाँ तरह तरह की गप्पें उड़ा करती थी, जिनसे शहर भर का हाल झूठ सच मिला जुला लोगों को मालूम हो जाया करता था। शाम होने के पहले ही तेज सिंह जंगल से लौटे लकड़हारों के साथ साथ बैरागी के भेष में किले के अंदर दाखिल हुए और सीधे अड्डे पर चले गए, जहाँ गंजेड़ी दम पर दम लगाकर धुएं का गुबार बांध रहे थे। यहाँ तेज सिंह का बहुत कुछ काम निकला और उन्हें मालूम हो गया कि महाराज के यहाँ केवल 2 अय्यार हैं, एक का नाम रामानंद और दूसरे का नाम गोविंद सिंह है। गोविंद सिंह तो कुंवर कल्याण सिंह को छुड़ाने के लिए चुनार गया हुआ है, बाकी रामानंद यहाँ मौजूद है। दूसरे दिन तेज सिंह ने दरबार में जाकर रामानंद को अच्छी तरह देख लिया और निश्चय कर लिया कि आज रात को इसी के साथ अय्यारी करेंगे, क्योंकि रामानंद का ढांचा तेज सिंह से बहुत कुछ मिलता था और यह भी जाना गया था कि महाराज सबसे ज़्यादा रामानंद को मानते हैं और अपना विश्वास पात्र समझते हैं। आधी रात के समय तेज सिंह सन्नाटा देख रामानंद के मकान में कमंद लगाकर चढ़ गए। देखा कि धुर ऊपर वाले बंगले में रामानंद मसेरी के ऊपर पड़ा खर्राटे ले रहा है। दरवाजे पर पर्दे की जगह पर जाल लटक रहा है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई है। पहले तो तेज सिंह ने उसे एक मामूली पर्दा समझा, मगर ये तो बड़े ही चालाक और होशियार थे। यकायक पर्दे पर हाथ डालना मुनासिब ने समझकर उसे गौर से देखने लगे। जब मालूम हुआ कि नालायक ने इस जालदार पर्दे में बहुत सी घंटियां लटका रखी है, तो समझ गए कि ये बड़ा ही बेवकूफ़ है। समझता है कि इन घंटियों के लटकाने से हम बचे रहेंगे। इस घर में जब कोई पर्दा हटाकर आवेगा तो घंटियों की आवाज़ से हमारी आँख खुल जाएगी, मगर ये नहीं समझता कि अय्यार लोग बुरे होते हैं। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कैंची निकाली और बहुत संभाल कर पर्दे से एक एक करके घंटी काटने लगे। थोड़ी देर में सब घंटियों को काट के किनारे कर दिया और पर्दा हटाकर अंदर चले गए। रामानंद अभी तक खर्राटे ले रहा था। तेज सिंह ने बेहोशी की दवा उसके नाक के आगे की। हल्का धूरा सांस लेते ही दिमाग में चढ़ गया। रामानंद को एक छींक आई, जिससे मालूम हुआ कि अब इसे घंटों तक होश में न आने देगी। तेज सिंह ने बटुए में से एक उस्तरा निकालकर रामानंद की दाढ़ी और मूंछ मूंड ली और उसके बाल हिफाजत से अपने बटुए में रखकर उसी रंग की दूसरी दाढ़ी और मूंछ उसे लगा दी, जो उन्होंने दिन ही में किले के बाहर जंगल में तैयार की थी। तेज सिंह इतने ही काम के लिए रामानंद के मकान पर गए थे और इसे पूरा कर कमंद के सहारे नीचे उतर आए तथा धर्मशाला की तरफ रवाना हुए। तेज सिंह जब बैरागी साधु के भेष में रोहतासगढ़ किले के अंदर आए, तो उन्होंने धर्मशाला के पास एक बैठक वाले के मकान में छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली थी और उसी में रहकर अपना काम करते थे। उस कोठरी का एक दरवाज़ा सड़क की तरफ था, जिसमें ताला लगाकर उसकी ताली ये अपने पास रखते थे। इसलिए उस कोठरी में आने जाने के लिए उनको दिन और रात एक समान था। रामानंद के मकान से जब तेज सिंह अपना काम करके उतरे, उस वक्त पहर भर रात बाकी थी। धर्मशाला के पास अपनी कोठरी में गए और सवेरा होने के पहले ही अपनी सूरत रामानंद की सी बना और वही दाढ़ी और मूछ जो मूंड लाए थे दुरुस्त करके खुद लगा कोठरी से बाहर निकले और शहर में गश्त लगाने लगे। सवेरा होने तक राजमहल की तरफ रवाना हुए और इत्तला कराकर महाराज के पास पहुँचे। हम ऊपर लिखाए हैं कि रोहतासगढ़ में रामानंद और गोविंद सिंह केवल 2 ही अय्यार थे। इन दोनों के बारे में इतना लिख देना जरूरी है कि इन दोनों में से गोविंद सिंह तो अय्यारी के फन में बहुत ही तेज और होशियार था और वह दिन रात वही काम किया करता था। रामानंद भी अय्यारी का फन अच्छी तरह जानता था, मगर उसे अपनी दाढ़ी और मूछ बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अय्यारी के बेही काम करता था जिसमें दाढ़ी और मूछ मुंडाने की ज़रूरत न पड़े, और इसलिए महाराज ने भी उसे दीवान का काम दे रखा था। इसमें भी कोई शक नहीं कि रामानंद बहुत ही खुशदिल, मसखरा और बुद्धिमान था और उसने अपनी तदबीर से महाराज का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रामानंद की सूरत बने हुए तेज सिंह महाराज के पास पहुँचे। मामूल से बहुत पहले रामानंद को आते देख महाराज ने समझा कि कोई नई खबर लाया है। महाराज, आज तुम बहुत सवेरे आए, क्या कोई नई खबर है?
रामानंद खांस कर, महाराज यहाँ कल 3 मेहमान आए हैं। महाराज कौन कौन? रामानंद, एक तो खांसी जिसने मुझे बहुत ही तंग कर रखा है, दूसरे कुंवर आनंद सिंह, तीसरे उनके 4 अय्यार जो आज ही कल में किशोरी को यहाँ से निकाल ले जाने का दावा रखते हैं। महाराज हंसकर, मेहमान तो बड़े नाजुक हैं, इनकी खातिर का भी कोई इंतजाम किया गया है या नहीं? रामानंद, इसीलिए तो सरकार मैं आया हूँ। कल दरबार में उनके अय्यार मौजूद थे। सबके पहले किशोरी का बंदोबस्त करना चाहिए, उनकी हिफाजत में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए। महाराज जहाँ तक मैं समझता हूँ वे लोग किशोरी को तो किसी तरह नहीं ले जा सकते। हाँ, बीरेन सिंह के अय्यारों को जिस तरह भी हो सके गिरफ्तार करना चाहिए। रामानंद, बीरेन सिंह के अय्यार तो अब मेरे पंजे से बच नहीं सकते। वे लोग सूरत बदलकर दरबार में ज़रूर आएंगे और ईश्वर चाहे तो आज ही किसी को गिरफ्तार करूँगा। मगर वे लोग बड़े ही धूर्त और चालबाज है, प्राय कैद खाने से भी निकल जाया करते हैं। महाराज खैर, हमारे तहखाने से निकल जाएंगे तो समझेंगे कि चालाक और धूर्त है। महाराज की इतनी ही बातचीत से तेज सिंह को मालूम हो गया कि यहाँ कोई तहखाना है जिसमें कैदी लोग रखे जाते हैं। अब उन्हें यह फिक्र हुई कि जहाँ तक हो सके इस तहखाने का ठीक ठीक हाल मालूम करना चाहिए। यह सोच तेज सिंह ने अपनी लच्छेदार बातचीत से महाराज को ऐसा उलझाया कि मामूली समय से भी आधे घंटे की देर हो गई। ऐसा करने से तेज सिंह का अभिप्राय यह था कि देर होने से असली रामानंद अवश्य महाराज के पास आएगा और मुझे देख के चौंकेगा। उसी समय मैं अपना काम निकाल लूँगा जिसके लिए उसकी दाढ़ी मूछ लाया हूँ। और आखिर तेज सिंह का सोचना ठीक भी निकला। तेज सिंह रामानंद की सूरत में जिस समय महाराज के पास आए थे उस समय डोडी पर जितने सिपाही पहरा दे रहे थे सब बदल गए और दूसरे सिपाही अपनी बारी के अनुसार डोडी के पहरे पर मुस्तैद हुए, जो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि रामानंद महाराज से मिलने के लिए महल में गए हैं। ठीक समय पर दरबार लग गया। बड़े बड़े ओहदेदार, नायब, दीवान, तहसीलदार, मुंशी, मुतसद्दी इत्यादि और मुसाहब लोग दरबार में आकर जमा हो गए। असली रामानंद अपनी दीवान की गद्दी पर आकर बैठ गया, मगर अपनी दाढ़ी की तरफ से बिल्कुल ही बेखबर था। उसे तेज सिंह का मामला कुछ भी मालूम नहीं था, तो भी यह जानने के लिए वह बड़ी उलझन में पड़ा हुआ था कि उस दरवाजे के जालीदार पर्दे में से घंटियां किसने काट डाली थी। घर भर के आदमियों ने उससे पूछा और पता लगाया, मगर पता नहीं लगा। इससे उसके दिल में शक हुआ कि इस मकान में ज़रूर कोई अय्यार आया, मगर उसने आकर क्या किया सो नहीं जाना जाता। हाँ, मेरे इस ख्याल को उसने ज़रूर मठिया मेट कर दिया कि घंटियां लगे हुए जालीदार पर्दे के अंदर मेरे कमरे में चुपके से कोई नहीं आ सकता। उसने बता दिया कि यूँ आ सकता है। बेशक मेरी भूल थी कि उस पर्दे पर इतना भरोसा रखता था, पर तो क्या खाली यही बताने के लिए वह अय्यार आया था? इन सभी बातों को सोचता हुआ रामानंद अपने ज़रूरी कामों से छुट्टी पा दरबारी कपड़े पहन बन ठन कर दरबार की ओर रवाना हुआ। बेशक आज उसे कुछ देरी हो गई थी और वह सोच रहा था कि महाराज दरबार में ज़रूर आ गए होंगे, मगर वहां पहुंचकर उसने गद्दी खाली देखी और पूछने से मालूम हुआ कि अभी तक महाराज के आने की कोई खबर नहीं है। रामानंद क्या सभी दरबारी ताज्जुब कर रहे थे कि आज महाराज को देर क्यों हुई। रामानंद को महाराज बहुत मानते थे, ये उनका मुँह लगा था, इसलिए सभी ने वहां जाकर हाल मालूम करने के लिए इसको ही कहा। रामानंद खुद भी घबराया हुआ था और महाराज का हाल मालूम किया चाहता था। अस्तु थोड़ी देर बैठकर वहाँ से रवाना हुआ और डोडी पर पहुंचकर इत्तला करवाई। रामानंद रूपी तेज सिंह बैठे महाराज से बात कर रहे थे कि एक खिदमतकार आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी सूरत से मालूम होता था कि वह घबराया हुआ है और कुछ कहना चाहता है, मगर आवाज़ मुँह से नहीं निकलती। तेज सिंह समझ गए कि अब कुछ गुल खिला चाहता है। आखिर खिदमतगार की तरफ देखकर बोले, तेज क्यों, क्या कहना चाहता है? खिदमतगार, मैं ताज्जुब के साथ ये इत्तला करते डरता हूँ कि दीवान साहब यानी रामानंद डोडी पर हाजिर है। महाराज, रामानंद? खिदमतगार, जी हाँ। महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर, ये क्या मामला है भाई? तेज सिंह मुस्कुराकर, महाराज बस अब काम निकला ही चाहता है। मैं जो कुछ अर्ज कर चुका वही बात है। कोई अय्यार मेरी सूरत बना के आया है और आपको धोखा देना चाहता है। लीजिए
इस कमबख्त को तो मैं अभी गिरफ्तार करता हूँ, फिर देखा जाएगा। सरकार उसे हाजिर होने का हुक्म दे, फिर देखें मैं क्या तमाशा करता हूँ। मुझे जरा छिप जाने दें, वे आकर बैठ जाए तो मैं उसका पर्दा खोलूँ। महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है, बेशक कोई अय्यार है। अच्छा, तुम छिप जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। तेज सिंह, बहुत खूब, मैं छिप जाता हूँ, मगर ऐसा है कि सरकार उसकी दाढ़ी मूछ पर खूब ध्यान दें। मैं यकायक पर्दे से निकलकर उसकी दाढ़ी उखाड़ लूँगा, क्योंकि नकली दाढ़ी जरा सा ही झटका चाहती है। महाराज हंसकर, अच्छा अच्छा, खिदमतकार की तरफ देखकर, देख, उससे और कुछ मत कहना, केवल हाजिर होने का हुक्म सुना दे। तेज सिंह दूसरे कमरे में जाकर छिप रहे और असली रामानंद धीरे धीरे वहाँ पहुँचे जहाँ महाराज विराज रहे थे। रामानंद को ताज्जुब था कि आज महाराज ने देर क्यों लगाई। इससे उसका चेहरा भी कुछ उदास सा हो रहा था। दाढ़ी तो वही थी जो तेज सिंह ने लगा दी थी। तेज सिंह ने दाढ़ी बनाते समय जानबूझकर कुछ फ़र्क डाल दिया था, जिस पर रामानंद ने कुछ ध्यान नहीं दिया, मगर वही फ़र्क अब महाराज की आंखों में खटकने लगा। जिस निगाह से कोई किसी बहरूपिये को देखता है, उसी निगाह से बिना कुछ बोले चाले महाराज अपने दीवान साहब को देखने लगे। रामानंद ये देखकर और भी उदास हुआ कि इस समय महाराज की निगाह में अंतर क्यों पड़ गया। तरद्दुद और ताज्जुब के सबब रामानंद के चेहरे का रंग जैसे जैसे बदलता गया, तैसे तैसे उसके अय्यार होने का शक भी महाराज के दिल में बैठ गया। कई सायत बीतने पर भी न तो रामानंद ही कुछ पूछ सका और न महाराज ही ने उसे बैठने का हुक्म दिया। तेज सिंह ने अपने लिए यह मौका बहुत अच्छा समझा, झट बाहर निकल आए और हंसते हुए एक फर्सी सलाम उन्होंने रामानंद को किया। ताज्जुब, तरद्दुद और डर से रामानंद के चेहरे का रंग उड़ गया और वह एकटक तेज सिंह की तरफ देखने लगा। अय्यारी भी कठिन काम है। इस फन में सबसे भारी हिस्सा जीवट का है। जो अय्यार जितना डरपोक होगा उतना ही जल्दी फंसेगा। तेज सिंह को देखिए, किस जीवट का अय्यार है कि दुश्मन के घर में घुसकर भी जरा भी नहीं डरता और दिन दोपहर सच्चे को झूठा बना रहा है। ऐसे समय अगर जरा भी उसके चेहरे पर खौफ या तरद्दुद की निशानी आ जाए तो ताज्जुब नहीं कि वह खुद फंस जाए। तेज सिंह ने रामानंद को बात करने की भी मोहलत नहीं दी। हंसकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों बे, क्या महाराज दिग्विजय सिंह के दरबार को तैने ऐसा वैसा समझ रखा है? क्या तुम यहाँ भी अय्यारी से काम निकालना चाहता है? यहाँ तेरी कारीगरी नहीं चलेगी। देख, तेरी गधे किसी मोटाई में पिचकाता हूँ। तेज सिंह ने फुर्ती से रामानंद की दाढ़ी पर हाथ डाल दिया और महाराज को दिखाकर एक झटका दिया। झटका तो जोर से दिया, मगर इस ढंग से कि महाराज को बहुत हल्का झटका मालूम हो। रामानंद की नकली दाढ़ी अलग हो गई। इस तमाशे ने रामानंद को पागल सा बना दिया। उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। ये समझकर कि यह अय्यार मुझे सच्चे को झूठा किया चाहता है, उसे क्रोध चढ़ाया और वह खंजर निकालकर तेज सिंह पर झपटा, पर तेज सिंह बार बचा गए। महाराज को रामानंद पर और भी शक बैठ गया और उन्होंने उठकर रामानंद की कलाई, जिसमें खंजर लिए था, मजबूती से पकड़ ली और एक घूंसा उसके मुंह पर दिया। ताकतवर महाराज के हाथ का घूंसा खाते ही रामानंद का सिर घूम गया और वह जमीन पर बैठ पड़ा। तेज सिंह ने जेब से बेहोशी की दवा निकाली और ज़बरदस्ती रामानंद को सूंघा दी। महाराज, क्यों, इसको बेहोश क्यों कर दिया? तेज सिंह, महाराज गुस्से में आया हुआ है और अपने को फंसा जान ये अय्यार न मालूम कैसी कैसी बेहुदा बातें बकता है, इसलिए इसे बेहोश कर दिया। कैद खाने में ले जाने के बाद फिर देखा जाएगा। महाराज, खैर ये भी अच्छा ही किया। अब मुझसे ताली लो और तहखाने में ले जाकर इसे दरोगा के सुपुर्द कर दो। महाराज की बात सुन तेज सिंह घबराए और सोचने लगे कि अब बुरे फंसे। महाराज से तहखाने की ताली लेकर कहाँ जाऊँ? मैं क्या जानूँ तहखाना कहाँ है और दरोगा कौन है? बड़ी मुश्किल हुई। अगर जरा भी ना ही नुकर करता हूँ तो उल्टी आंतें गले पड़ती है। आखिर कुछ सोच विचार कर तेज सिंह ने कहा, तेज सिंह, महाराज भी साथ चलें तो ठीक है। महाराज, क्यों? तेज सिंह, दरोगा साहब इस अय्यार को और मुझे देखकर घबराएंगे और उन्हें न जाने क्या क्या शक पैदा हो। यह पाजी अगर होश में आ जाएगा तो ज़रूर कुछ बात बनावेगा। आप रहेंगे तो दरोगा को किसी तरह का शक नहीं होगा। महाराज हंसकर, अच्छा चलो हम भी चलते हैं। तेज सिंह, हाँ महाराज, फिर मुझे पीठ पर यह भारी लाश लादे ताला खोलने और बंद करने में भी मुश्किल होगी। महाराज ने अपने कलमदान में से ताली निकाली और खिदमतगार से एक लालटेन मंगवाकर साथ ले ली। तेज सिंह ने रामानंद की गठरी बांध पीठ पर लादी। तेज सिंह को साथ लिए हुए महाराज अपने सोने वाले कमरे में गए और दीवार में जड़ी हुई एक अलमारी का ताला खोला।
तेज सिंह ने देखा कि दीवार पोली है और उसी जगह से नीचे उतरने का एक रास्ता है। रामानंद की गठरी लिए हुए महाराज के पीछे पीछे तेज सिंह नीचे उतरे। एक दालान में पहुंचने के बाद छोटी सी कोठरी में जाकर दरवाज़ा खोला और बहुत बड़ी बारहदरी में पहुंचे। तेज सिंह ने देखा कि बारहदरी के बीचों बीच में छोटी सी गद्दी लगाए एक बूढ़ा बैठा कुछ लिख रहा है, जो महाराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर सामने आया। महाराज, दरोगा साहब, देखिए आज रामानंद ने दुश्मन के एक अय्यार को फंसाया है, इसे अपनी हिफाजत में रखिए। तेज सिंह पीठ से गठरी उतार और उसे खोलकर, लीजिए, इसे संभालिए, अब आप ही जानिए। दरोगा ताज्जुब से, क्या यह दीवान साहब की सूरत बनाकर आया था? तेज सिंह, जी हाँ, इसने मुझी को फजूल समझा। महाराज हंसकर, खैर चलो, अब दरोगा साहब इसका बंदोबस्त कर लेंगे। तेज सिंह, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं यहीं ठहर जाऊं और इस नालायक को होश में लाकर अपने मतलब की बातों का कुछ पता लगाऊं। सरकार को भी अटकने के लिए मैं कहता, परंतु दरबार का समय बिल्कुल निकल जाने और दरबार न करने से रियाया के दिल में तरह तरह के शक पैदा होंगे और आजकल ऐसा न होना चाहिए। महाराज तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैं जाता हूँ, अपनी ताली साथ लिए जाता हूँ और ताला बंद करता जाता हूँ। तुम दूसरी राह से दरोगा के साथ आना। दरोगा की तरफ देखकर, आप भी आइएगा और अपना रोज नामचा लेता आइएगा। तेज सिंह को उसी जगह छोड़ महाराज चले गए। रामानंद रूपी तेज सिंह को लिए दरोगा साहब अपनी गद्दी पर आए और अपनी जगह तेज सिंह को बैठाकर आप नीचे बैठे। तेज सिंह ने आधे घंटे तक दरोगा को अपनी बातों में खूब ही उलझाया और इसके बाद ये कहते हुए उठे, अच्छा, अब इस अय्यार को होश में लाकर मालूम करना चाहिए कि ये कौन है। और अय्यार के पास आए हैं। अपनी जेब में हाथ डाल लखलखे की डिबिया खोजने लगे। आखिर बोले, ओफो, लखलखे की डिबिया तो दीवान खाने में ही भूल आए, अब क्या किया जाए? दरोगा, मेरे पास लखलखे की डिबिया है, हुक्म हो तो लाऊं? तेज सिंह, लाइए, मगर आपके लखलखे से ये होश में नहीं आएगा, क्योंकि जो बेहोशी की दवा इसे दी गई वह मैंने नए ढंग से बनाई है और इसके लिए लखलखे का नुस्खा भी दूसरा है। खैर लाइए तो सही, शायद काम चल जाए। बहुत अच्छा कहकर दरोगा साहब लखलखा लेने चले गए। इधर निराला पाकर तेज सिंह ने दूसरी डिबिया जेब से निकाली जिसमें लाल रंग की कोई बुकनी थी। एक चुटकी रामानंद के नाक में सांस के साथ चढ़ा दी और निश्चिंत होकर बैठे। अब सिवा तेज सिंह के दूसरे का बनाया लखलखा उसे कब होश में ला सकता है? हाँ, 2-1 रोज तक पड़े रहने पर वह अपने आप ही चाहे भले ही होश में आ जाए। दम भर में दरोगा साहब लखलखे की डिबिया ले आ पहुँचे। तेज सिंह ने कहा, बस आप ही सुंघाइए और देखिए इस लखलखे से कुछ काम निकलता है या नहीं। दरोगा साहब ने लखलखे की डिबिया बेहोश रामानंद के नाक से लगाई, पर क्या असर होना था? लाचार तेज सिंह का मुँह देखने लगे। तेज सिंह, क्यों व्यर्थ मेहनत करते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस लखलखे से काम नहीं चलेगा। चलिए महाराज के पास चलें, इसे यूँ ही रहने दीजिए, अपना लखलखा लेकर फिर लौटेंगे तो काम चलेगा। दरोगा, जैसी मर्जी, इस लखलखे से तो काम नहीं चलता। दरोगा साहब ने रोज़ नामचे की किताब बगल में दाबी और तालियों का झब्बा और लालटेन हाथ में लेकर रवाना हुए। एक कोठरी में घुसकर दरोगा साहब ने दूसरा दरवाज़ा खोला। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नजर आई। ये दोनों ऊपर चढ़ गए और 2-3 कोठरियों से घुसते हुए एक सुरंग में पहुँचे। दूर तक चले जाने के बाद इनका सिर छत से अड़ा। दरोगा ने एक सुराख में ताली लगाई और खटका दबाया। एक पत्थर का टुकड़ा अलग हो गया और ये दोनों बाहर निकले। यहाँ तेज सिंह ने अपने को एक कब्रिस्तान में पाया। इस संतति के तीसरे भाग के 14वें बयान में हम इस कब्रिस्तान का हाल लिख चुके हैं। इसी राह से कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह उस तहखाने में गए थे। इस समय हम जो हाल लिख रहे हैं वह कुंवर आनंद सिंह के तहखाने में जाने के पहले का है। सिलसिला मिलाने के लिए फिर पीछे की तरफ लौटना पड़ा। तहखाने के हर एक दरवाजे में पहले ताला लगा रहता था, मगर जब से तेज सिंह ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा, तब से ताला लगाना बंद हो गया। केवल खटकों पर ही कार्रवाई रह गई। तेज सिंह ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखा और मालूम किया कि इस जंगल में जासूसी करते हुए कई दफ़े आ चुके हैं और इस कब्रिस्तान में भी पहुंच चुके हैं, मगर जानते नहीं थे कि यह कब्रिस्तान क्या है और किस मतलब से बना हुआ है। अब तेज सिंह ने सोच लिया कि हमारा काम चल गया। दरोगा साहब को इसी जगह फंसाना चाहिए।
जाने न पावे। तेज सिंह, दरोगा साहब, हकीकत में तुम बड़े ही जूतीखोर हो। दरोगा ताज्जुब से तेज सिंह का मुँह देख के, मैंने क्या कसूर किया है जो आप गाली दे रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तेज सिंह, फिर मेरे सामने गुर्राता है, कान पकड़ के उखाड़ लूँगा। दरोगा, आज तक महाराज ने भी कभी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। तेज सिंह ने दरोगा को एक लात ऐसी मारी कि बेचारा धम से ज़मीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बेहोशी की दवा ज़बरदस्ती नाक में ठूंस दी। बेचारा दरोगा बेहोश हो गया। तेज सिंह ने दरोगा की कमर से अपनी कमर से भी एक चादर खोली और उसी में दरोगा की गठरी बांध, ताली का गुच्छा और रोज़नामचे की किताब भी उसी में रख, पीठ पर लाद तेजी के साथ अपने लश्कर की तरफ रवाना हुए तथा दोपहर के दिन चढ़ते चढ़ते राजा वीरेंद्र सिंह के खेमे में जा पहुँचे। पहले तो रामानंद की सूरत देख वीरेंद्र सिंह चौंके, मगर जब बंधे हुए इशारे से तेज सिंह ने अपने को जाहिर किया तो वे बहुत ही खुश हुए। हाँ तो साथियों, यहाँ पर भाग 4 का ये दूसरा बयान समाप्त होता है और अगले वीडियो में तीसरे बयान के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहें और यदि आपने इस कहानी के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो ज़रूर पढ़ें, बड़ा आनंद आएगा। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।